7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले से शुरू हुआ संघर्ष अभी तक रुका नहीं है। जैसे जैसे दिन आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इंसानी जानें आंकड़ों में तब्दील होती जा रही हैं। क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की इतनी बड़ी बाढ़ आ गई है कि अब वेरीफाई करना मुश्किल हो गया है कि कौन सा पक्ष सही जानकारी दे रहा है और उसे किस लाइट में देखा जाए। ऐसे वक्त में आपको ऐसे रिपोर्टर्स के इनपुट की ज़रूरत होती है जो जाते हैं वॉर जोन में, जा कर के चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और वहाँ से अपना विजडम डेवलप करके लेके आते हैं। ऐसे ही एक रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप आज ही इंडिया वापस आए हैं इजराइल से एक लंबे रिपोर्टिंग टूर के बाद में। बिना आपको एक दिन का भी रेस्ट नहीं मिला और आप सीधे स्टूडियो आए हैं, उसके लिए आपका अग्रिम धन्यवाद। सर, पहली चीज़ हम फॉर बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स यही जानना चाहते हैं कि आप इजराइल में कब पहुँचे और किन किन जगहों पर जाने का आपको मौका मिला। मैं और गौरव सावंत पहले भारतीय जर्नलिस्ट हैं इस घटना के बाद जो सबसे पहले पहुंचे थे। शनिवार की घटना हुई थी, सबसे ज़रूरी होता वीज़ा चाहिए, तो सुबह जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी, हम सामान लेके गए थे, तो वीज़ा मिलते सीधा एयरपोर्ट और 2 घंटे में फ़्लाइट, और रात को ही पहुंच गए रविवार को। तो पहले दिन संभवतः टेल अवीव ही देखना था, लेकिन 1-2 घंटे में समझ में आ गया कि यहाँ स्थिति वैसी नहीं है। और सबसे ज़्यादा नुकसान दक्षिण में हुआ है, क्योंकि मैप के भी देखें तो दक्षिण के शहर जो हैं जो गाज़ा से बेहद नज़दीक हैं। तो जब जाने लगे वहाँ पे तो पता चला 2 शहर थे जो बहुत हैपनिंग शहर कहा जाता है, एस्कलोन, सिद्रोत, जिविम, रेईम, और ख़ासकर उनके जो गांव हैं, किबुत्स, आपने बहुत शब्द देखा होगा आजकल, उसको कस्बा कहते हैं, कस्बा कह लीजिए, गांव कह लीजिए, छोटे छोटे, जो गाज़ा पट्टी से बेहद नज़दीक हैं। तो हाँ, ये यरूशलेम से लेकर के, हाइफा से लेकर के सिद्रोत तक ऐसा कोई शहर जो इसका केंद्र रहा है, मैंने कोशिश की लगभग हर जगह जाऊं। एक देश को, उसकी परिस्थिति को और जिस परिस्थिति में वो चल रहा है उसको समझना तभी हो पाएगा जब हम उन जगहों पर जाते हैं। तो मैंने कोशिश की कि हर उस जगह की जानकारी इकट्ठा की जाए, हर उस जगह जा कर के हम चीज़ें देख सकें, लोगों को दिखा सकें। तो कोशिश की थी कि उन प्रभावित इलाकों में जाएं और पहुँचे, हर जगह पहुँचने की कोशिश की। अच्छा सर, एक ऐसी स्थिति जब केओस है, लड़ाई का माहौल है, इज़राइल अगर गाज़ा में अपने ऑपरेशंस कर रहा है तो इज़राइल पे अभी भी एज वी स्पीक रॉकेट्स हमास के लैंड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे अपने ट्रैवल अरेंजमेंट्स कैसे मैनेज करते हैं? जो युद्ध जहाँ पहले से चल रहा है वहाँ पे आप लोग अपने काम के लिए जगह कैसे पैदा करते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, ट्रैवल कैसे करते हैं? अब जैसे आप हिंदुस्तान में किसी एक ऑर्डिनरी स्टोरी के लिए जाते हैं, युद्ध क्षेत्र है, तो सावधानियों के तौर पर ये देखना होता है कि प्रोटेक्टिव किट आपके पास हो, कम सामान सफ़र आसान, बचपन से सुनते हैं वो काम आता है। एक बैकपैक हो, उस बैकपैक में एक ट्राइपॉड छोटा सा, एक मोनोपॉड, आपके पास बैटरी बैकअप, जिन चीज़ों से हमें रिपोर्ट करनी है वो सामान हो, लेकिन वज़न कम हो कि, और उसके साथ साथ एक बुलेट प्रूफ वेस्ट। हाँ, ये था कि पहुंचने के बाद से लेके जब आप उन इलाकों पर जाएं तो लगभग 16 से 18 किलो का सामान शरीर पर होता था। हेलमेट, एक बीपी जैकेट, अपना खुद का बैकपैक, एक पानी की बोतल, और वो सब मिला करके लगभग 16 किलो का सामान। और वो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक कंधे से उतर नहीं सकता था, वो आपको पहने ही रहना है, खासकर उन इलाकों में जो अभी भी हमास टारगेट कर रहा है। अब उसके रॉकेट आते हैं तो वहाँ के लोगों की ट्रेनिंग है, उनके पास पुरानी व्यवस्था है, तो हर घरों में शेल्टर बने हैं, हर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें अंदर लोहे की प्लेट्स हैं। और वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी रॉकेट या ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जो उड़ते हुए आ रही है जिसमें एक्सप्लोजिव है, तो वहाँ का आयरन डोम सिस्टम एक अलर्ट सिस्टम है। सिर्फ वो वार नहीं करता, चेतावनी देता है। 30 सेकेंड का विंडो देगा कि आप अपने शेल्टर में, बंकर में, और कुछ नहीं है तो बगल में जो भी इमारत दिख रही हो, वहाँ दरवाजे बंद नहीं होते कमर्शियल में, वो खुले होते हैं। अच्छा, धक्का दीजिए, अंदर घुसिए और सीढ़ियों के पास चले जाइए। जान माल का नुकसान कम होगा, क्योंकि जब रॉकेट आता है तो वो लैंड नहीं कर पाता, उसका टारगेट है कोई इलाका, लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम है या आर्या डिफेंस सिस्टम है वो उसे भांप लेता है और उसे हवा में मार देता है। अब हवा में मार के उसे पाउडर तो बनाएगा नहीं, कुछ ना कुछ श्रापनल गिरेगा। 300 किलो, 300-400 किलो तक के टुकड़े हैं। मेरे पास वो तस्वीरें हैं, जिसका रॉकेट बैराज का जो पिछला हिस्सा है वो अकेले मोटर ही 15 किलो का था। अच्छा, सिर्फ पिछला हिस्सा जिसमें इंजन भी नहीं है, वो दरअसल उसको एरोडायनामिक्स देने का काम करता है। तो अगर वो 15 किलो का है तो ये अंदाज़ा था कि कम से कम 150 किलो का रॉकेट रहा होगा, एक्सप्लोजिव भी उसमें उतना ही रहा होगा। तो वो जब आते हैं तो उसके टुकड़े जहाँ गिरते हैं, एक तो स्प्रिंटर की स्पीड वेलोसिटी प्लस ग्रेविटी,
तो वो जिस रफ्तार में गिरते हैं आग के गोले बन के, वहाँ सब कुछ जला देते हैं। एक गाड़ी के पास गिरा तो उसके पास की 10 गाड़ियाँ, 4 मकान सब स्वाहा हो जाएंगे। तो वो डर ज़रूर होता था। जिस घर में हम गिरे अचानक से भागे बंकर में, और आई थिंक 100 मीटर से भी कम जगह पे धमाका हुआ, पूरा घर हिलने लगा, मतलब वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। तो डर तो लगता ही था। बस ये था कि आपके पास प्रोटेक्टिव किट हैं, कुछ नहीं है तो फिर 24 घंटे में आप बहुत सारी चीज़ें और सीख जाते हैं लोगों से मिलके, क्योंकि उन्हें इसकी आदत है। तो आपको सिखा देते हैं कि अगर खुले मैदान में हैं, जैसे अश्कलौन बीच पर था, सायरन बजा तो कुछ और रास्ता था ही नहीं, फ़ोन को तुरंत ज़मीन पर फेंका और हेलमेट, और चूँकि पहने ही थे, बस ज़मीन पर लेट जाना है हाथ नीचे करके, कि कुछ टुकड़ा गिरा तो सर पर और पीठ पर बेस्ट है, बचा लेगा, घायल होंगे जान नहीं जाएगी। तो वहीं लेट गए। फिर किसी के घर में है तो उनके घर में उन्होंने शेल्टर दे दिया, वहीं बैठे रहे। लेकिन जब बहुत नज़दीक धमाका होता है, जैसे रॉकेट का पीस गिरा, तो डर तो लगता है, इंसान तो है ही। डर ना हो तो सही फैसले हम नहीं ले पाते। डर के बाद अगली रणनीति तैयार करते, क्या तरीका हो सकता है, कैसी जगह चुनें। सर आपने जस्ट अभी बताया कि जो साउथ के शहर थे या किबुत्स जहाँ थे, वहाँ पे ज़्यादा असर रहा जो हमास की तरफ से एक टेररिस्ट अटैक 7 को हुआ था। तो वहाँ किन किन जगहों पर आप जा पाए और किस तरह का कार्नेज आपने देखा? मैं सिद्रौत किबुत्स गया था, रीम गया, और रीम के साथ जीविम एक इलाका है वहाँ गया था, और बेरी इलाका है, इन इलाकों में गया। क्वाफे में एक इलाका है वहाँ गया था। और वहाँ जो आपने देखा है वो ज़रा स्थिति, मतलब आप हाथ में शूट कर रहे हैं कि इस गाड़ी पर आतंकियों ने गोली चलाई होगी। एक रिपोर्टर मजबूत होना पड़ता, मजबूत कलेजे से काम कर रहे होते हैं, लेकिन हाथ तो कांप जाएगा कि शूट करते करते नज़र उस बच्चे के जूते पर पड़ जाए जिस पर खून के छींटे हैं, या पीछे के सीट पर बच्चे की वो सीट जिस पर वो बैठ के माँ बाप भागने की तैयारी में थे, लेकिन उस सीट, बच्चे की जो उस बेबी सीट लगाई जाती पीछे, उसमें भी बुलेट के निशान है, पार कर गई हो, हैवी कैलिबर की गोली जो किसी LMG या HMG से मारी हो। तो वो देख करके आप बोल रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और ज़ुबान लड़खड़ाने की कोशिश करती है, तो कहते हैं थोड़ा पत्थर होना पड़ता है। उन कम्युनिटीज़ में सर अभी क्या माहौल है, मतलब जहाँ पे जो लोग बच गए हैं? वहाँ नहीं है, सब भूतिया शहर, जिसे हम घोस्ट टाउन कहते हैं अंग्रेज़ी में। सिद्रौत, अश्कलौन अब घोस्ट टाउन बन चुका है, बहुत कम लोग हैं, दुकान प्रतिष्ठान मकान सब बंद हैं, जो कुछ खुले हैं। और लोग कहाँ गए हैं सर ये? सब या तो टेल अवीव चले गए हैं, यरूशलेम चले गए हैं, या मध्य में बहुत सारे छोटे छोटे और भी शहर हैं जिनके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, वो अपने घरों में हैं। लेकिन जो एकदम सीमावर्ती इलाके हैं सिद्रौत के, वो तो पूरी तरह खाली हो गए। उन्हें अलग अलग शेल्टर में, स्कूलों में रखा गया है। वहाँ प्रशासन एक मुआयना भी करती रहती है साथ के साथ, जिसका नुकसान है, छोटा नुकसान है, मुआवजा दिया जाए, तो व्यवस्था कराई जा रही है। राहत आपदा केंद्र जैसी नौबत नहीं आई है। बच्चे जो हैं उनकी स्कूल अब तो छूट गए हैं, स्कूलों पर बमबारी हुई है, गिर गए, तो स्कूल की पढ़ाई छूट गई, तो उनको टेल अवीव के आसपास रखा गया है। जो नुकसान हुआ है वो हार्मनी का है, जो कहते हैं ना संभाव होता है एक साथ रहने का। जैसे टेल अवीव के पास समंदर किनारे एक छोटा सा शहर है याफो, जाफा कहते हैं। जाफा में बड़ी संख्या में मुस्लिम्स रहते हैं, फ़िलिस्तीन समर्थक हैं, और मुस्लिम्स वहाँ शब्द यूज़ नहीं होता, मुस्लिम्स को अरब कहा जाता है। वो अलग अलग देशों के रहे हैं, बाद में नागरिकता ले लिए। हाँ, तो वो अरब्स वर्सेस ज्यूज़ है, यहूदी बनाम अरब। तो मैं था, शाम को नमाज हुई, शबत की शाम थी। अब अरब डरते हैं, दरअसल जब शबत होती है तो इजरायली जो यहूदी हैं वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ मेट्रो बंद हो जाती है, ट्रेन बंद हो जाती है, पूरी शबत में कुछ नहीं चलता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो इक्का दुक्का लोग गाड़ी उतारते हैं वो मोबाइल से दूर रहते हैं, बिजली का इस्तेमाल नहीं करते, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, फ़ोन नहीं छूते। शबात की वजह से ही हमाद ने जंग छेड़ी थी, उनको लगा कि इजरायली ट्रूप आराम से होगी, तब वो घुस गए। तो ऐसे में जो जेरूशलम की बात कर लें, जेरूशलम के आसपास भी अरब लोगों की बहुत दुकानें हैं। पिछले बार जब माज़ हुई, तनाव था, बहुत लोगों को नहीं जाने दिया इजरायली सेना ने, 40-45 के नीचे वालों को, कि ये जाएंगे, जमा होंगे, हंगामा करेंगे, और हुआ भी। पास के 8 किलोमीटर में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। जॉर्डन सीमा पर भी प्रोटेस्ट हुआ। बुज़ुर्गों को, महिलाओं को बड़ी कम संख्या में जाने दिया, हो हंगामा हुआ। शाम को 6 बजे सूरज डूबते ही शबात शुरू हुई। जो हैपनिंग शहर है जेरूशलम का, खाने पीने के लिए बहुत मशहूर है, बहुत, यही यहूदी उन इलाकों में जाते थे खाने पीने, सब बंद हो गया। तो लगा कि शमशान घाट है ये। याफो में मैं रुका एक रात, वहाँ भी है, क्योंकि टेल अवीव में शहर घुसने के पहले मेडिटेरेनियन सी के किनारे का पहला शहर है। गाज़ा से आने वाला रॉकेट याफो को ही क्रॉस करेगा। तो आप सोचिए कि आए हैं सामान रख के कि चले एक गिलास पानी पिया जाए, बैठते हैं, सांस लेते हैं। आपने सामान रखा, ग्लास में पानी उठा, और अचानक सायरन।
और फिर आप हिम्मत करते हैं पहले भागें, फिर लेकिन रिपोर्टर भाग तो छुप नहीं सकता, फिर आप मोबाइल निकालते हैं कि वीडियो दें और अचानक खिड़की से आप आसमान में, ऐसा लग रहा है जैसे हम दिवाली में रॉकेट छोड़ते हैं, वहाँ के लिए तो दहशत वाली दिवाली। और रात को अचानक धमाके होंगे, बस से जाते हुए अचानक सायरन बज जाता है, बस का ड्राइवर भाग जाता है, बस रोक के, दरवाजे खुले और आप जहाँ जगह है बस भाग जाइए, नहीं कुछ है तो लेट जाइए ज़मीन पे। तो माहौल है ऐसा, लोग डरे हैं। अरब के लोग फ़िलिस्तीन के समर्थक है लेकिन खुलकर कुछ नहीं बोलते, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, दुकानें बंद रखी हैं, इक्का दुक्का खुली हैं। यहूदी भी खुलकर कुछ नहीं बोलते, वो नहीं चाहते कि शहर के अंदर माहौल ख़राब हो जाए। लेकिन हाँ, भाईचारा जो था वो आप समझिए कि फ़िलहाल उसने टूट हिट ले चुका लिया है, बहुत बहुत ज़बरदस्त हिट ले लिया है। सर। जैसे आपने बताया कि ये जो दक्षिण के शहर हैं जो गाज़ा पट्टी से लगते हैं वो ज़्यादा हिट हुए हैं इस वायलेंस में। जो वेस्ट बैंक के शहर हैं उसमें जेरूशलम के अलावा भी आप ट्रैवल कर पाए, वहाँ पे क्या माहौल है? क्या वहाँ पे भी पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा आमना सामना होता होगा फ़िलिस्तीनियों और इसराइलियों का। अभी उनके बीच आपस में क्लैश नहीं हो रहा है, ये शायद इजराइल का नेचर, ये समझ लीजिए कि सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लोग इंटेलिजेंस फेल्योर पर, सेना पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि बदला हमास से लेना है तो कॉमन एनिमी है सबका। वेस्ट बैंक में यहूदी अरब दोनों आबादी बड़ी है, लेकिन सड़क पर लोग उतर के खुलकर क्लैश। लेकिन एक तस्वीर, जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, जो पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं, उनका एक अलग तरीका है, हाँ, तो वो ज़रूर अपनी ही सरकार, अपनी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले को ये इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कहते हैं कि आपने कब्जा किया हुआ। उनके बीच क्लैश है, उनके बीच मारपीट हो रही है, लेकिन अरब बनाम या मुस्लिम बनाम यहूदी लड़ाई अभी किसी भी शहर में नहीं शुरू हुई है। लोग प्रदर्शन है, वेस्ट बैंक में हो रहा प्रदर्शन, गुस्सा हो रहा है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इजराइल सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन एट लार्ज यहूदी अभी मोबिलाइज हैं कि हमास को ख़त्म किया जाए उनके, कि जब तक हमास ख़त्म नहीं होगा उनके देश में शांति नहीं लौटेगी। तो मुझे लग रहा है कि अभी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती वॉल्केनिक, क्योंकि यहूदी भी समझ रहे हैं कि जिसके बीच बोलेंगे वो पॉइंट आउट नहीं होना चाहते, क्योंकि यहाँ हमेशा रहना है। उसी तरह मुस्लिम भी कुछ नहीं बोलना चाहते कि यहाँ तो उनको रहना है, और सब सही समय का वेट कर रहे हैं आगे क्या होगा क्या नहीं। और हो सकता है, कहते हैं ना, हर ज़ख्म का अपने आप एक समय होता मरहम का, शायद ये ज़ख्म अपने पीक पर पहुँच चुका है। कल की जो घटना हुई है उसके बाद संभवतः इजराइल अब गज़ा में घुसने से परहेज करेगा। दबाव जितना बनाना था बना लिया, ठिकानों को नष्ट करता रहेगा, अटैक होते रहेंगे, बट बाय फुट शायद अटैक ना करे, क्योंकि फिर इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन सबको दुश्मन बनाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे में फिर परिस्थिति अपने आप ही सामान्य हो जाए। सर, आपने एक हिंट पब्लिक ओपिनियन को लेके दिया, हम चाहते हैं कि उस पर आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करें कि इजरायली पब्लिक ओपिनियन जो वहाँ की प्रेस में लिखा जा रहा है, जिस तरह के संपादकीय आ रहे हैं, जो और जो लोगों के अंदर गुस्सा है, एक तो जो हमास ने अटैक किया है उसको लेकर के है, लेकिन उनकी ओपिनियन क्या है? वो मतलब ऑफ रैम्प जब ये हिंसा ख़त्म हो जाएगी तब उनकी अपने सरकार से क्या अपेक्षा है? क्या वो नेतन्याहू, क्या इस तरह की कोई बात है कि जब ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तब वो नेतन्याहू को ज़िम्मेदार ठहराएंगे, या फिर अभी उनका पूरा फोकस उनके, जैसा आपने कहा, एक कॉमन एनिमी पे है? एक तरह की विचारधारा पूरे देश में होती है, लेकिन विचार एक जैसे हों ज़रूरी नहीं है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, दो तरह हैं। लोग अभी इस समय बस चाहते हैं हमास से बदला लेना, तो वो अपने सेनाओं के साथ खड़े हैं जी। मिसिंग कैंपेन चल रहा है, जो लोग मिसिंग है ब्रिंग बैक होम, जगह जगह पर उसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा है। सरकार भी प्रेशर में ऑपरेशन चला रही है, कम से कम शव तो मिल जाए जो जिनके नहीं बरामद हुए, जानकारी मिल जाए। गुस्सा हुआ, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, और मुझे लगता है जब स्थिति सामान्य होगी तो बेंजामिन नेतन्याहू को उसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस कदर गुस्सा शायद जनता में पहले नहीं था। लोग खुलकर कह रहे हैं कि दिस गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट इट्स ट्रस्ट। अभी तो वो विपक्ष को भी साथ लेके सरकार चला रहे, सबको बिठा रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि जो उनका सरकारी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीधे सीधे लोग फेल्योर, इंटेलिजेंस फेल्योर, मतलब जो देश पूरी दुनिया में जाना ही सिर्फ अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपनी आक्रामकता, अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाता हो, वो मजाक बन गया। कि आपके शहर में गाँव के पास बॉर्डर पे 50-70 ग्लाइडर्स लेकर के लोग नीचे उतर रहे हों। वहाँ ग्लाइडर आम बात तो है नहीं, पतंग तो उड़ा नहीं रहे थे। आपकी सरहदों से लोग अंदर घुस रहे हैं हथियार लेकर के, प्लान, और वो भी नहीं 5-5, 6-6 शहरों में, बैराज के बैराज रॉकेट दागे जा रहे हैं जी। कहाँ था आपका मोसाद जो मैन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस? कहाँ था आपका आर्या डिफेंस सिस्टम जो डिटेक्ट नहीं कर पाया? सैटेलाइट मॉनिटरिंग कहाँ थी आपकी जो ये नहीं देख पाई? हमास ने भी गजा के किसी इलाके में तो प्रैक्टिस ली होगी, कहीं से तो पहले एक डेमो किया होगा, कोई तैयारी की होगी, हमें वो ब्लूप्रिंट, मेरे पास वो ब्लूप्रिंट मौजूद है पेपर में, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। जब वो तैयारी के लिए बातचीत कर रहे थे, उनकी तैयारियाँ थी।
कई सारे अलग अलग सोर्स हैं जिसके ज़रिए मुझे अगर उनके बारे में जानकारी मिल पा रही है तो इजराइल की इंटेलिजेंस को क्यों नहीं मिली। आज वो अपना सारा वीडियो डालते हैं कि द मोमेंट यू एंटर यू विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज, वो दिखा साई ऑप्स लड़ रहे हैं, मैं वही दिखाते हैं कि पूछना चाह रहा हमारे था कि पास जैसे जो एक आपने बताया ना कि एक पब्लिक ओपिनियन का वो प्रेशर है कि एक बार ये लड़ाई ख़त्म हो जाए फिर आपका भी हिसाब होगा, तो क्या उस वजह से इतना अग्रेशन है? क्योंकि हम जो वेरीफाइड हैंडल इसराइल समर्थकों के नहीं, जो इसराइल की सरकार के हैं, वहाँ से जिस तरह के साइऑप्स हो रहे हैं, जिस तरह का इंफॉर्मेशन वारफेयर चल रहा है, क्या उसके पीछे ये एक वजह है? और मैं ये दोनों पक्षों के बारे में जानना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से जो ऑप्टिक्स की लड़ाई लड़ रही हमास या जो फ़िलिस्तीन का पक्ष है, वो अपने यहाँ जो नुकसान हुआ है वहाँ हॉस्पिटल्स को बॉम्ब करना या जो इमारतें गिर रही हैं वहाँ जिन बच्चों की मृत्यु हुई है वो, और इज़राइल की तरफ से दूसरे तरह के वीडियो आ रहे हैं कि उनके यहाँ जो नुकसान हुआ है, ये इस ऑप्टिक्स की लड़ाई में आप लोग कैसे पता करते हैं कि किसके क्लेम्स में दम है और इसकी वजह क्या पाते हैं? क्लेम्स में दम कैसे हो सकता है? दावा तो दावा है, दावा तो दोनों तरफ करेगा ही ना। आम इजरायली के मन में ये मान के चलिए कि हो सकता है गलत भी हो, लेकिन जितनों से मैं मिला हूँ, जितनी बातें हुई हैं, सिर्फ उस आधार पे कह रहा हूँ। एक तो लगभग पूरा इजराइल है ही सैनिक, सारे सैनिक रह चुके हैं। अभी वो हर गज़ा में रहने वाले को हमास का आदमी मानते हैं कि वो हमास समर्थक हैं। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और अब जिस सारे लड़कों को 18-19 साल के लड़के जिन्होंने 2 साल सर्व किया, गए छुट्टी पे पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको फिर से रिजर्व बना दिया। M16 हथियार लेके हाफ पैंट पहन के एक लड़का लटका करके ट्रेन में घूम रहा है खुलेआम, पता नहीं किस पोस्ट पर जाना है, डिप्लॉयमेंट। इस तरह हथियारों की नुमाइश ट्रेनों में वहाँ है कि अगर कोई मानसिक रूप से ज़रा सा विक्षुब्ध हो तो न जाने कितनी बड़ी कैजुअलिटी हो जाए। मैं M16 की बात करें, M4 M5 नहीं, M16 US असॉल्ट वेपन वहाँ चॉकलेट के पैकेट की तरह लोगों के गले में टंगे हुए हैं। यहाँ वहाँ साधारण साइकिल पर जाते हुए दिख जाएंगे, मोटरसाइकिल पर आदमी, जैसे यहाँ लद्दाख की ट्रिप करते हुए वहाँ पर आदमी दिख जाए, आपको नहीं पता है पुलिस वाला है, जवान है, या रिजर्व ड्यूटी में है, या वह ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा है, और हथियार ऐसे लटके हुए हैं। तो चूँकि वो सब एक सैनिक की तरह ही सोच रहे हैं, तो अभी गुस्सा बहुत ज़्यादा है और वो वेट कर, वो चाहते हैं गज़ा में घुस जाएँ, वो मरने मारने को तैयार हैं, वो बदला लेने को तैयार हैं। जहाँ तक लोगों की ओपिनियन है, ऐसा कोई ये नहीं मिला जिसको इस बात का अफसोस हो वहाँ पे कि गज़ा में या फ़िलिस्तीनी इलाकों कह लीजिए कि वहाँ बच्चे या महिलाएं मारे गए हैं। अभी तक कोई ऐसी संवेदना देने वाला मिला नहीं। उसका रीज़न ये है कि आपने अगर अपना परिवार खोया है, आपने अपने समाज के लोगों को 1000 से भी ज़्यादा खोया है, तो शायद गुस्सा कहीं न कहीं विवेक पर भारी पड़ जाता है। तो मैं इसके लिए आप इजराइल के लोगों को दोष नहीं दे सकते कि वो एक युग को मानते हैं कि पूरा गज़ा ही हमास है। ये शायद वो गुस्सा है जिसने इस समय विवेक को हावी कर दिया है, विवेक के ऊपर हावी है, और इस वजह से नाराज़गी के चलते अभी आप समझिए कि शत्रुता का अपने चरम पर हो गई है। ये तो जैसे हम भी इस बात में बिल्कुल अग्री करते हैं कि अगर किसी के घर से कोई जाएगा तो आप उससे इतना सेम बिहेवियर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, वो भावुक रिस्पांस ही देगा। हमने इजराइल में जो लाइफ है आपने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। हम ये जानना चाहते हैं कि गाज़ा के अंदर किस तरह का एक्सेस आपको मिला, जा पाए नहीं जा पाए, क्या वजह रही? मैंने पूरी कोशिश की थी, कुछ विदेशी मीडिया के लोगों के साथ हमें बता भी दिया गया था, लेकिन फिर गज़ा में हमने सोर्स डेवलप किया जहाँ से हमें वीडियोज़ और चीज़ें मिल रही थी, और उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन फिर इजरायली सेना की ओर से बताया गया कि देखिए वहाँ पर एक तो उनके स्नाइपर हैं, वो हमास भी लड़ रहा है, बंकर बना के हैं, उन्होंने सुरंगें खोद रखी हैं। अगर वहाँ से फायर हुआ तो हम भी फायर करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हमारे सामने किसकी पीठ या पेट है। वो इतना बड़ा ख़तरा था कि फ़ैसला लेने में समय लग गया कि हम वो जो लाइन है उसे क्रॉस करें कि नहीं करें, क्योंकि रिपोर्टर खबर कवर करता है, रिपोर्टर को खबर बनना नहीं चाहिए। ठीक बात है सर। तो जैसे जब आपने बताया कि ये एक प्रॉब्लम है गाज़ा से रिपोर्ट करने में कि आप सिक्योरिटी सबसे बड़ा उसमें इशू है, तो वहाँ से जो सूचनाएं आ रही हैं, वन वो कैसे आती हैं, और दूसरा जिस तरह की सूचनाएं वहाँ से आ रही हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की ना कि क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स वाले माहौल में हम जी रहे हैं, तो उनको आप कैसे वेट करते हैं? अभी गाज़ा से आने वाली पुख्ता सूचना का ज़रिया क्या होगा हमारे दर्शकों के लिए? गाज़ा से जो कुछ जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, आप उनके हैंडल फॉलो कर सकते हैं। हम अगर गाज़ा से हो या इजराइल से कुछ भी हो, अगर सिस्टम से आ रहा है तो वो तो दावा ही है। जैसे
हमास अपने वीडियोस टेलीग्राम ऐप पर डालता है कि वो क्या बना रहा है, उसके रॉकेट, उसने पानी की पाइपलाइन उखाड़ के बना ले, वो ऑफिशियल वीडियो डालता है। उनकी लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और वो दोहा में बैठ के, प्रेस लिए भी देखिए कि जो अपने आप को मसीहा कह रहे हैं वो दोहा में बैठे हैं और जनता यहाँ पे इस गजा में नहीं है। गजा में कोई नहीं है, गजा में हमास के आतंकियों के अलावा नहीं है, और हमास की भी जो लीडरशिप है वो दोहा में बैठी है। और ये लोगों को समझना चाहिए, ये सारे कठपुतली हैं। आप इसे पैसों के लिए कह लीजिए या धार्मिक कट्टरता कह लीजिए, कि बस पागल हुए पड़े हथियार लेकर के, और उनको लग रहा है कि वो फिलिस्तीन को बचा रहे हैं। और अगर बचाने की लड़ाई ऐसी है कि आप किसी दूसरे देश के निहत्थे लोगों पर वार करें, बच्चों महिलाओं को अगवा करें, उनको मार दें, तो वो विश्व ही जानता। और उसका सबसे बड़ी परीक्षा यही हो गई कि अगर धर्म के नाम पर इतना बड़ा भाईचारा है और पूरा मिडिल ईस्ट एक है, तो उत्तर से निकलने वाले लोगों को इजिप्ट में, लेबनान में या आसपास के जॉर्डन हो देश, वो लेने को तैयार नहीं। इन शरणार्थियों को वो नहीं लेना चाहते। हमास अपने लोगों को कवच बना रहा है। वो जब जाते हैं उनका रास्ते के पाइपलाइन काट देता है, रोड बंद कर देता है, सड़कों में गड्ढे खोद दे रहा है कि ये भागने ना पाए। उसको लग रहा है कि ये भाग गए तो यहाँ इजराइल का कब्ज़ा हो जाएगा और हमास की जो पकड़ है, जो जिस लिए भी वो जाना जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमास अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है, उसके लिए जनता को शिकार बना रहा है। और दरअसल गज़ा में भी, क्योंकि उनके पास नेतृत्व के नाम पर एक हमास ही है। अब लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमास, हम मानते हैं कि हमास फ़िलिस्तीन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, लेकिन गज़ा में बड़ा तबका हमास को समर्थन देता है। वो मानता है कि उनके नेता हैं, और ये एक बड़ी वजह है कि हमास को लड़ने के लिए फ़ाइटर मिल जा रहे हैं, जान पर वो बाजी लगा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह उनको लग रहा है, क्योंकि वो बचपन से जिस आइडियोलॉजी को लेकर समझ कर बड़े हुए हैं, उनको लग रहा है वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। अभी लाइफ कैसी है सर गाज़ा में? जैसे इजराइल में आप बता रहे थे कि वो रॉकेट्स के साए में जी रहे हैं, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहते हैं कि भाई कभी भी ज़रूरत किसी को पड़ सकती है कि कोई राह चलता ही व्यक्ति आके यहाँ पे शरण ले ले। वहाँ नुकसान हो रहा है और लोगों के अंदर गुस्सा है। गज़ा के अंदर अभी कैसी लाइफ है? आपकी जो जानकारी, जो आपने वहाँ सोर्सेज डेवलप किए हैं, शमशान घाट, आम लोग कैसे जी रहे हैं? शमशान घाट है, एक शमशान घाट है जहाँ कुछ भी इस समय है नहीं। लोगों के पास रसद ख़त्म हो चुकी है। पीने के पानी की सप्लाई काट दी गई थी, फिर शुरू की गई है। बिजली की सप्लाई ना के बराबर है, धीरे धीरे दी जा रही है। अब विश्व के दबाव में कि मानवीय आपदा में अगर ऐसी त्रासदी है तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कैसे निपटा जाए। लेकिन आप समझिए कि वो शहर बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, खासकर गज़ा का उत्तरी इलाका। और वहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि रॉकेट का हमला रुकेगा, क्योंकि इजराइल हमास के ठिकानों को जो इंटेलिजेंस से रिकवर कर रहा है वहाँ पर हमले करता रहेगा। लेकिन कल रात चूँकि अस्पताल पर हमला हुआ है, उसके बाद अगर आपने देखें तो जो इजराइल की अटैकिंग इंटेंसिटी है उसमें काफ़ी कमी आई है। और सोल्जर्स अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर अभी भी सवाल है, क्योंकि शायद कोशिश करेगी सरकार कि अंदर ना भेजें, हम वो प्रेशर बिल्डअप करें। और इजिप्ट, दरअसल के राफा बॉर्डर पर इजिप्ट हज़ारों लोग बहुत सामान लेकर के पहुँचे, वो बॉर्डर ही नहीं खोल रहा है। बहुत सारे लोग अंदर आ जाएंगे, हम कैसे संभालेंगे इनको? और फिर ये जनता आ जाएगी मास। इजरायली इंसिस्टेंस भी है कि राफा बॉर्डर वो कब खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, क्योंकि इजिप्ट के साथ इजराइल भी उसको कंट्रोल करता है। देखिए, ऐसा अगर इजिप्ट खोलना चाहे तो इजराइल क्या कर सकता है? इजराइल धमकी देगा ना, वो बॉम्ब कर देंगे। क्योंकि इजराइल ये तो 3 वेव ऑफ बॉम्ब, इजराइल को तो ये सूट करता है नॉर्थ गजा खाली हो जाए, वो अंदर घुसेगा, हमास का सफा जहाँ उनके संगठन। लेकिन क्या हमास नहीं भागेगा? उसके लोग वहाँ की जब तक लड़ सकते हैं, जो फाइटर जो पूरी तरह से इस समय चरमपंथी बने, वो लड़ेंगे। बाकी लीडरशिप जैसे दोहा में भाग गई तो जो सेकेंड इन कमांड वो भी तो भागेंगे। उनका बेस नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएगा। इजराइल को तो सूट करता है, मदद नहीं पहुँच रही है। देखिए, यहाँ लोग मारे गए हैं, बच्चे, महिलाएँ, तो गज़ा में भी लोग मारे गए हैं। इजराइल के काउंटर रिटेलिएशन में सैकड़ों लोग मरने वाले वो हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। वो इस युद्ध में कोलैटरल डैमेज तो बहुत, कहते हैं ना, बेहद असंवेदनशील शब्द हो जाएगा। ये सामरिक भाषा है, कोलैटरल डैमेज। बच्चे का शव, उसका ताबूत सबसे भारी होता है। आप वो तस्वीरें देखेंगे, राख के ढेर से निकला हुआ बच्चा नहीं देखा जा सकता। वो चीज़ें नहीं देखना चाहते कभी भी। ये बहुत सामान्य नहीं है, ये ऐसा होता नहीं है। सर, एक और चीज़, अगेन फॉर बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स, उन्होंने ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुंची कि इजराइल ने एक नोटिस दिया है कुछ दिनों का कि आप साउथ की तरफ मूव कर जाइए, और वो नॉर्थ गाज़ा को खाली कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम यहाँ ऑपरेशंस, अब सुनने वाले को लगता है कि कुछ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं कुछ जगह होगी जहाँ ये लोग जा सकते हैं, जैसा बाकी जगह जब लड़ाइयाँ होती हैं तो पलायन होता है। और इजराइल के इतिहास में हुआ भी है, इससे पहले कितने लोग जॉर्डन गए। नॉर्थ गाज़ा में कितने लोग हैं और इस बात की फिजिबिलिटी क्या है कि जो निर्दोष लोग हैं, जो लड़ाके नहीं हैं, वो क्या विकेट कर पाएंगे? क्या उनके पास एक फिजिबल ऑप्शन है
कि वो साउथ रिलोकेट करें? हाँ, भाग वहाँ सकते कोई हैं। सड़क व्यवस्था है, सड़क व्यवस्थाएं नहीं है। देखिए टेम्पो जा रहा है, 10 की जगह 150 चढ़ गए। गाड़ी जिसके पास साधन है वो भाग रहा है, नहीं है तो लटक के भाग के जा रहा है। भाग रहे हैं, पलायन अभी भी हो रहा है। और अगर जैसा समय सीमा हालांकि दी गई थी डराने के लिए, लेकिन वो समय सीमा तो पार हो गई ना, उसके बाद कहाँ वो घुसे। उनकी स्ट्राइक अभी भी, देखिए इजराइल एक स्टेट है, वो आतंकी संगठन नहीं है। और स्टेट का हमला नौसिखियों की तरह नहीं होता, अंधाधुंध गोली चलाना जैसे हमास के लोगों ने किया। वो स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल के हमले में कोलैटरल डैमेज हो रहा है, हमास के हमले में निशाना ही सिविलियंस थे। ये तो देखा गया। जिस तरह से पार्टीज हमास को एक दुनिया में स्टेटमेंट देना था, उसने स्टेटमेंट दिया अपनी कार्रवाई से। इजराइल को एक स्टेट का स्टेटमेंट देना था, वो स्टेटमेंट दे रहा है प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके। वो वहीं मारता है जहां उसे मारना होता है, कोलैटरल डैमेज होता है अगर वहाँ कोई है उसके आसपास। सर कोलैटरल की बात चल रही तो एक पॉइंट रहता है कि जो बंधक हैं इजरायली सिटीजन, सिविलियंस, नॉन कॉम्बैटेंट्स, जिनको अगवा किया हमास ने अपने अटैक के दिन और वो अपने साथ उनको गाज़ा ले गया, उनकी अभी क्या स्थिति है? क्या उनके परिवार वालों से आपकी मुलाकात हुई? उनकी क्या स्थिति है? 41 देशों के लोग बंधक हैं, ये जानकारी अब औपचारिक हो गई। 41 देशों के नागरिक हैं, इजरायली भी हैं, कोई इटली इंडियन भी हैं, सिटीजन यूरोप भी है के सर? भी हैं। इंडियन की एक मौत की जानकारी जरूर मिली थी। बंधकों में मेरे पास जो जानकारी अभी इजराइल से हासिल हुई है, उनका आखिरी डेटा, उसमें किसी इंडियन के बंधक होने की जानकारी फ़िलहाल सामने नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए चेक कर लेता हूँ। इंडिया से 2 मर्डर्ड हैं, 4 मिसिंग हैं, ये डेटा आया है। 2 की मौत हो चुकी है, 4 गायब हैं, लेकिन ये स्टेटस नहीं पता क्या वो बंधक हैं। हाँ। अब समस्या ये है कि एक इलाका है, और मैं लगातार कोशिश कर उसका नाम ना बताएं, क्योंकि वहाँ एक क्लासिफाइड ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा। जिन लोगों को बंधक बनाया गया था, बहुतों को वहाँ ले जाके मार दिया गया। तो स्पेशल फोर्सेस वहाँ जाती हैं और लाशें लेकर के आती हैं। अच्छा। और वो सही समय पर सही तरीके से होता है। और कई सारे वीडियो जो आप देख रहे हैं, अब क्यों आया ये, दरअसल जब गोली चल रही थी उन लोगों ने वीडियो बनाए और फिर भागे, तो फ़ोन उनके हाथ में था, पॉकेट में रख लिए। अब हमास को निशाना बनाना था, अबडक करके ले गए, वो फ़ोन बरामद हो रहे हैं और उससे फिर बहुत सारी वीडियो बर्बरता के सामने आ रही हैं। तो अभी तो हालांकि एक वीडियो उन्होंने जारी किया, दिखा रहे हैं हमारे पास कुछ बंधक हैं, फिर हमने कुछ बच्चों का ख्याल रखा। हमास भी एक अपना महिला है प्रोपेगेंडा, जो वो कह रही हैं कि वो उसकी क्या बात है सर? क्योंकि एक क्लेम ये भी आया, आईडीएफ ने कहा कि वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये वीडियो शूट कब किया गया था। तो जो वीडियोस आ रहे हैं वो लोग क्या उनके वो सुरक्षित हैं, कहाँ हैं? नहीं तो इस हमास दुनिया ये में हैं दबाव भी या डालने नहीं? की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने बंधक बनाए, वो जिंदा हैं, और अगर आप हमला करोगे तो आप उनके मरने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ये साइऑप्स में दबाव की टैक्टिक्स होती है, स्ट्रेटेजिक, ये वही करने की कोशिश है। ठीक है। एक आखिरी सवाल सर, मतलब उस हम पूछना चाहते थे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, वो 40 बच्चे और 500, क्योंकि वो एक मतलब अब वो दोनों तरफ से बातें वाली चीज़ें होंगी, बातें पुख्ता नहीं हैं। जानकारी का। मान लीजिए 40 बच्चों को नहीं काटा मारा गया होगा, बच्चे मारे गए हैं। एक की भी जान, मतलब वो उतना ही बड़ा क्राइम होगा। जिसकी सीट में बेबी सीटर लगा हुआ है और गोली उसको छील के चली गई है, वहाँ खून बिखरा है। मतलब मैंने उसमें कहा था कि जैसे एक नंबर को लेकर आग्रह है इजरायली साइड में भी और हमास के साइड में भी, उन्होंने भी जो 500 का जो हॉस्पिटल अटैक का नंबर है, लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम ये बीन काउंट में न जाते हुए, स्टेट की लड़ाई ऐसी होती है ना, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लीजिए, इजराइल एक ऑर्गेनाइजेशन, हमास एक ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए तो सब कुछ नंबर ही है। लेकिन मानवीय संवेदनाएं संख्या नहीं देखती हैं। बहुत पुरानी कहावत है ना कि जितना हल्का ताबूत होता है उतना ही भारी उसका बोझ होता है। तो वो बोझ तो दोनों तरफ के लोग उठा रहे हैं ना। मैंने उन माँ बाप को रोते हुए देखा है अपने बच्चों के लिए, दोनों तरफ की वीडियोस देखे हैं। उधर से भी कि जब बच्चे को आखिरी विदाई दी जा रही है, वो बाप टूट जाता है वहाँ पे। उसको पता है ना उसकी गलती, ना उसके बच्चे की गलती। एक आखिरी सवाल है सर कि जो आपने एक्सपीरियंस वहाँ पे किया, जितनी सूचनाएं अब तक आप तक पहुँच रही हैं, कोई आपको ऑफ रैंप नज़र आ रहा है कि ये 2-3 चीज़ें अगर हों तो हम इस वायलेंस का जो ये नया चक्र शुरू हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, उसमें कोई ड्रॉ डाउन हो, जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं उनके नंबर में समय के साथ कमी आई, आपको कोई ऐसा एक वे आउट नज़र आ रहा है अभी? आप अगर इसको देखें, जैसे मेरे पास आयरन डोम एप्लीकेशन है जिसमें अलर्ट आता है, उस अलर्ट से देखिए हम जब बात कर रहे हैं, अब से 1 मिनट पहले गजा एनवलप की ओर से रॉकेट फायर किए गए हैं, सेंट्रल नागेव में रॉकेट फायर किए गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये गजा एनवलप, ये सारा वो इलाका है जो फायर हो रहा है। ये आयरन डोम का डिफेंस सिस्टम अलर्ट है। अच्छा। मैंने इसका अलर्ट नोटिफिकेशन बंद किया हुआ ताकि आवाज़ ना आए। ये 30 सेकंड पहले आपको बता देता है कि आप
किस इलाके में रॉकेट आ रहा, आप वहाँ हैं तो शेल्टर में चले जाइए, और ये मैंडेटरी है, वहाँ लोग रखते हैं इसको, आपके टेलीविज़न अलर्ट पर भी आते रहता है। यानी हम ये चल रहा है। और ये वो इलाके हैं दरअसल जहाँ सिविलियंस रहते हैं। तो हमास कोशिश कर रहा है लगातार इजराइल पर हमला करने की, और अब तो वो टेल अवीव, जेरूशलम तक रॉकेट भेज रहा है, उधर हिजबुल्ला ज्वाइन कर रहा है। ये ज़रूर कह सकते हैं कि लोगों के बीच डर है, दूरी बनी है, वो नहीं चाहते कि हालात और बिगड़ें। लेकिन चूंकि लड़ाई चल रही है एक सरकार और एक आतंकी संगठन के बीच में, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये रुक सकता है। लेकिन किसी तरह का सिस्टम, टेक्नोलॉजी उसने, हाँ, चाहे वो तेहरान ने दी हो या लेबनान से मिली हो, उसके पास है, वो बना ले रहा है, या फिर बाहर से हो सकता है जो उसके मित्र देश हों उसे मुहैया भी करा रहे हों। लेकिन फायर करने के लिए इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी चाहिए, वो हमास कहाँ से लाएगा? आपको कुछ सैटेलाइट इमेजेस चाहिए, आपको एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चाहिए कि यहीं पर ग्रिड रेफरेंस चाहिए कि कहाँ, एक रेफरेंस चाहिए आपको कहाँ मारना है। ये है कि उसके रॉकेट ऐसे हैं, मतलब मेरे हाथ में जो शेल लगा वो 17 किलो का था, सिर्फ एक टुकड़ा उसका था। तो अब ये जब मार रहा है तो ये संभव है कि उसके, जैसे एक रॉकेट एश्कलॉन नॉर्थ में एक जगह बीच के पास गिरा था, वो फटा ही नहीं। अच्छा। लेकिन इजराइल जिस तरह का देश है, वो अपने टेक्निक इस्तेमाल करता है, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल मार रहा है। तो अभी तक ऐसी गलती नहीं हुई है कि जहां वो फायर कर रहा है वो कहीं और गिरा हो। सामरिक नज़रिए से देखते हुए ये अनुमान लगा सकते हैं कि इजराइल ऐसा हमला करके खुद के लिए मुसीबत क्यों लेगा कि पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हो कि आपने अस्पताल में मासूमों को मार दिया है। ये कहीं से उसे सूट नहीं करता। उस नज़रिए से देखें और इजराइल की क्षमता को देखें एज ए स्टेट, तो ये नहीं हो सकता। हमास की ओर से वल्नरेबिलिटी है कि उसने फायर कहीं और करना चाहा, लेकिन उसका रॉकेट बीच में अपने शहर में गिर गया, और भटक नहीं हो सकता, वो वहीं पर गिर गया हो। उसकी फायर कैपेबिलिटी जो लॉन्चिंग है, अगर वो अपने पाथ को भूल गया और वहीं पर गिर गया तो वहीं फट गया, ब्लास्ट हो गया। ये एक संभावना है, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा? तो शायद वो सच कभी भी सामने ना आए। फिलहाल वो दांव में है। लेकिन हाँ, जब आप इन स्थितियों को सामरिक नज़रिए से और कहते हैं ना, फिज़िक्स और गणित के नियमों से देखेंगे तो ये संभावनाएं लगती हैं कि एक मिस एडवेंचर हमास का था, उस पर भारी पड़ गया। क्योंकि नुकसान तो इस समय हमास से ज़्यादा इजराइल को हो रहा है। उसको जो पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा था, कल के हमले के बाद आपने देखा कि इजराइल सिंपैथी मिल गया। आपने बच्चों, महिलाओं पर, अस्पताल पर हमला किया रॉकेट, ये कभी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इजराइल जानता था कि वो क्या कर रहा है। एक बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये बातचीत थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमने जैसे अपने दर्शकों को पहले बताया, आप सीधे एयरपोर्ट से ऑफिस ही आए हैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं हो पाया। एक पूरे हफ्ते के लंबे रिपोर्टिंग टूर में जब न सोने को मिलता था, न खाने को, और बार बार रॉकेट्स के बराज की वजह से छुपना पड़ता था, शरण लेनी पड़ती थी। लेकिन ऐसे ही अनुभव जो आते हैं, उन्हीं से कहानियाँ निकलती हैं, और जिनको हमारे दर्शक, उनके लिए वो सूचना बनती है, उनका विजडम बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और शुक्रिया हमारे दर्शकों का हमारी ये पेशकश देखने के लिए। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।